So in today class, we will take the next topic from gene therapy. Now in gene therapy, first of all, this gene can be corrected at two levels. That means gene therapy can be used at two levels. First level, it is used to insert in child or develop human being, and second, it is used in the embryo or zygotic level. So a more efficient gene therapy is at zygotic और embryonic level. यानी कि zygotic और embryonic level पे अगर हम correct gene को insert करवा देंगे और defected gene को वहां से remove कर देंगे, that time it is efficient gene therapy. लेकिन अगर हम human being में इसको insert करवाएंगे gene therapy में correct gene को और defected gene को remove करेंगे, तो इसके success के chances थोड़े कम हो जाएंगे. So it is अबाउट जीन थेरेपी जो लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन की थी. अब यहाँ पे जीन थेरेपी में इसने कौन सी टेक्निक यूज में ली थी? यहाँ पे इसने जनरली उस पर्टिकुलर जो 4 ईयर ओल्ड गर्ल है इसके ही बॉडी से लिम्फोसाइट सेल ली थी, WBC सेल ली थी, और इस WBC सेल का कल्चर करवाया था. क्लियर? और इसके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है ये दिया था. नाउ दीज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और फंक्शनल जीन हम मान सकते हैं एडीए के लिए. तो ये फंक्शनल जीन जो होगा इसकी सेल में ट्रांसफर हो गया. नाउ द लिम्फोसाइटिक सेल कंटेन द जीन. अब ये डेफिनेट है कि सेल के पास में क्या होता है, जेनेटिक मेटेरियल होता है, एंड जेनेटिक मेटेरियल कंपोज बाय द डीएनए, और डीएनए के पास में मैनी जीन होते हैं. जनरली अगर टोटल क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन होते हैं 46 क्रोमोसोम में. तो सिंगल जो है वो डीएनए के पास में, सिंगल क्रोमोसोम के पास में या ओवरऑल डीएनए के पास में इतने जीन होंगे. तो इनमें से जो है हमने डिफेक्टेड जीन को रिमूव करके और सिंगल सेल में केवल हमने लिम्फोसाइट सेल में किया है अभी. तो इस लिम्फोसाइट सेल से हमने इस जीन जो डिफेक्टेड जीन है उसको रिमूव कर दिया और करेक्ट जीन को इंसर्ट करवा दिया. नाउ द लिम्फोसाइट ट्रांसफर इनटू द पेशेंट बॉडी. अब इस लिम्फोसाइट को पेशेंट बॉडी में ट्रांसफर कर दिया. Clear? By the periodic infusion of such genetically engineering lymphocyte is done because this cell are mortal. ठीक है? अब periodically infusion करवाया, टाइम पे इसको insert करवाया बॉडी में, and then when the cell is accepted by the patient body, तो सेल जब पेशेंट बॉडी सेल को एक्सेप्ट कर लेगी तो जनरली क्या होगा कि इसमें ये जो है वो क्योर हो जाएगी ये डिजीज. एंड द बोन मैरो सेल also capable to produce ADE. तो इस कंप्लीट टेक्निक की हेल्प से हमने क्या कर लिया, इस डेफिशिएंट जो ADA जीन है इसको रिमूव करके और एफिशिएंट जीन को इंसर्ट कर दिया. तो इस टेक्निक में हमने ह्यूमन बॉडी की सेल जो है वो यूज में ली है. अब कौन कौन सी अदर डिजीज में इसको यूज में ले सकते हैं? वी कैन यूज इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया जो है इसमें, कैंसर में, पार्किंसन में. तो इनमें जनरली क्या होता है, जैसे हीमोफीलिया है, इसमें जो डिफेक्टेड जीन होता है वो 8th नंबर जो फैक्टर होता है विच इज अनेबल टू क्लॉट, जो क्लॉटिंग को नहीं होने देता है. और कैंसर में क्या है, ये ऑन्कोजीन बन जाते हैं, यानी कि नॉर्मल जीन कन्वर्ट इनटू द कार्सिनोजेनिक जीन और ऑन्कोजीन. और इन जीन की स्पेशलिटी क्या होती है कि सेल डिवीजन को ये कंट्रोल नहीं करते, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं. तो इन दोनों केसेस में जो डिफेक्टेड पोर्शन है वो हटा के और एफिशिएंट जीन को है ट्रांसफर कर देते हैं. क्लियर? सो ऑल डिजीज यूज जनरली जीन थेरेपी. क्लियर? तो वी better understand that gene therapy can be used in two ways. Number one, at the zygotic level, in which we insert the correct gene in the zygote, so that this gene insert in the genetic material and then transfer into the all body cells during the time of organogenesis. तो जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा तो उस सेल में ये सारे के सारे क्या होंगे, जीन ट्रांसफर हो जाएंगे. लेकिन जब हम इसको किसी डेवलप चाइल्ड में करेंगे, डेवलप ह्यूमन बीइंग में करेंगे, तो वहां पे हम एपिथेलियल सेल भी ले सकते हैं, वहां पे हम जनरली बोन मैरो सेल भी यूज में ले सकते हैं. दोनों केसेस में हम जीन को इंसर्ट करवा देंगे because the bone marrow cell is also responsible for formation of RBC and then WBC cell. और ये पूरे बॉडी के अंदर इन सेल्स को
प्रोडक्शन भी करती है, इनको वहां से रिफ्यूज भी करती है। तो इन दोनों प्रोसेस से हम जीन को बॉडी में इंसर्ट करवा सकते हैं, एंड दिस जीन करेक्ट द डेफिशिएंट पोर्शन। सो इट इज अबाउट जीन थेरेपी। तो इतना ही आपको जीन थेरेपी में लिखना है। नेक्स्ट वी टेक विच इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब हमने ये मेडिकल में तो ले लिया, मॉलिक्यूलर लेवल पे डायग्नोसिस अगर हमें करना है, और डायग्नोसिस वर्ड रेफर टू डिटेक्शन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज का डिटेक्शन करना है। तो उसके लिए भी हम इस बायोटेक्नोलॉजी की कई एप्लीकेशंस को यूज में ले सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज नॉट पॉसिबल बाय द कन्वेंशनल डायग्नोसिस मेथड। जो कन्वेंशनल डायग्नोसिस मेथड है, ये जनरली क्या होता है कि HIV है, हेपेटाइटिस A है, कोरोना है, इनके डायग्नोसिस के लिए ये सुटेबल नहीं थे, यानी कि इनको ये डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे थे। तो जो मॉलिक्यूलर साइंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इस बायोटेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया एंड दे इन्वेंट द न्यू टाइप ऑफ टेक्निक्स। तो इन्होंने नई टाइप की टेक्निक्स जो है वो इन्वेंट की। अब इस नई टाइप की टेक्निक में जो जो टेक्निक यूज में ली, उनमें अलग अलग टाइप्स के दे रखे। उनमें नंबर 1 है विच इज कॉल्ड PCR और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमने ये PCR जो टेक्निक है, PCR का प्रोसेस तो हमने सारा किया ही है कि व्हाट इज द मीन ऑफ PCR। तो PCR में क्या क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमारा टारगेट होगा कि हम जो स्मॉल नंबर हमें DNA मिला है, उस DNA के नंबर को इंक्रीज करना है, यानी कि a small copy of DNA can be magnified into the millions copy of DNA। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टारगेट हो गया। अब यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टारगेट हमें हमने क्यों यूज में लिया है, क्योंकि जो लेस कंसंट्रेशन होती है पैथोजन की, क्योंकि जनरली सैंपल हमें लेना पड़ता है पेशेंट बॉडी से, तो उसकी कंसंट्रेशन जो पैथोजन की होती है वो लेस होने की वजह से क्या होता है, इनका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता। और कई बार अगर ये फेल हो जाए तो जितना भी सैंपल होगा वो डैमेज हो जाएगा डेफिनेटली। तो बार बार ये सैंपल ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इस PCR टेक्निक को यूज में लिया कि एक बार में अगर हम थोड़ा सैंपल ले एंड देन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सैंपल DNA, तो सैंपल DNA के अमाउंट को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हम उसका अच्छे से डिटेक्शन कर पाएंगे। हमारे पास में मटेरियल भी काफी रहेगा और हमारे पास में टाइम भी रहेगा। तो इस वजह से इन्होंने PCR चेन जो है वो यूज में ली है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो होगा पैथोजन का, या बैक्टीरिया या वायरस होता है, इसको हमने वहां से पेशेंट बॉडी से रिमूव किया। इसको एम्प्लीफिकेशन के लिए हमने PCR में डाला। PCR जो है इसके सबसे पहले अपने नंबर जो है वो इंक्रीज करेगी। नंबर इंक्रीज करने के बाद में इनमें डिटेक्शन करेगी, ठीक है। और डिटेक्शन जो होगा, ये डिटेक्शन जो होगा जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लेगा, तब तक उनके पास में जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और लेबोरेटरी जो है टेक्नीशियंस हैं, उनके पास में PCR से जो सैंपल है वो काफी अमाउंट में पड़ा होगा जब तक कि डिटेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए। तो जब डिटेक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि रेस्पेक्टेड वायरस है कि बैक्टीरिया है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो PCR का यहाँ पे टारगेट केवल यही है कि वी हैव टू यूज द टेक्निक टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल। और सैंपल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैंपल बैक्टीरिया और वायरसेस। जनरली द PCR अभी बहुत मोस्ट पॉपुलर वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, विच इज RT-PCR। हमने RT-PCR वर्ड सुना होगा। अब ये RT-PCR जो वर्ड है, इस RT-PCR वर्ड में हम डायग्नोसिस जो करवाया था कोविड का, क्लियर, वो उसका नाम था RT-PCR जो भी चल रहा है। RT-PCR में जो वर्ड हमने यूज में लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो अपनी जगह रहेगी, इन विच वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ DNA, क्लियर। अब इसके आगे जो RT वर्ड रख गया, इसका मीनिंग हो गया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या कर दिया कि जो कोविड है, ये कोविड वायरस जो जनरली है, ये कोविड वायरस जो है RNA है। अब इस वायरस का हमने क्या किया है, इस वायरस को हमने RT-PCR की हेल्प से, क्योंकि जब तक हम इसका DNA नहीं बनाएंगे वी आर अनेबल टू डिटेक्ट और डायग्नोसाइज, तो हम इसको डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे कि क्या है, कैसा इसका बिहेवियर है। तो जो RNA है, इस हमने जो सैंपल लिया है नेजल और ओरल कैविटी से, उस डेफिनेट है कि सैंपल में हमें जो ऑब्टेन होंगे क्या होंगे, आइदर नेजल डिस्चार्ज हमें ऑब्टेन हुआ है या ओरल डिस्चार्ज ऑब्टेन हुआ है। और इन दोनों डिस्चार्जेस में हमारे पास में सलाइवा अगर है ये, या नेजल डिस्चार्ज है, दोनों के पास में म्यूकस जो है, इस म्यूकस में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्लियर। और ये प्रोटीन जो होता है, इसके पास में क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं।
एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एमिनो एसिड्स हैं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होगी एमिनो एसिड्स की, इतने सारे एमिनो एसिड होते हैं क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन है ये। अब इन एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस जो होगी कौन डिसाइड करेगा? आपने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जब किया था टर्म 1 में, उसमें एक्सप्लेन किया था आपको कि जो ये सीक्वेंस है प्रोटीन में एमिनो एसिड्स की, इट इज डिसाइडेड बाय द एमआरएनए। और ये कौन डिसाइड करेगा? एमआरएनए। तो मीनिंग इज दैट कि जो इन पर्टिकुलर एमिनो एसिड के सीक्वेंस है, इट इज जस्ट रिसेंबल टू द एमआरएनए सीक्वेंस। तो एमआरएनए के स्टैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी, वही इन एमिनो एसिड की सीक्वेंस होगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मिथोनिन। तो यूजीए जैसे ये मिथोनिन को कोड कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर पे हमने एमिनो एसिड ऑब्टेन किया मिथोनिन है, तो उसका कोड ये है यूएजी। तो इसका हमने एमआरएनए बना लिया। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे जितने भी एमिनो एसिड्स के कोड है या एमआरएनए है, इनको बना के हमने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने पे ये हमारे पास में एक लॉन्ग स्ट्रैंड आ गया, किसका? सिंगल स्ट्रैंड आ गया डीएनए का। अब इसी डीएनए के स्ट्रैंड से हमने क्या बना लिया? इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया डीएनए का। तो हमने आरएनए को यूज लेके डीएनए जब बनाया है, दैट टाइम द टेक्निक इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जब हमने डीएनए ऑब्टेन किया है, दिस डीएनए नाउ एंटर इनटू द दिस डीएनए इज नाउ एंटर इनटू द पीसीआर। अब इस डीएनए को पीसीआर में एंटर करेंगे और डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस करके ऑब्टेन कर लेंगे कि इसकी शेप, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है इस वायरस का। सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ आरटीपीसीआर और पीसीआर। तो पीसीआर तो आपके सिलेबस में चल ही रही है, और अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, तो डेफिनेट है कि इस पीसीआर के साथ में ये वर्ड आएगा आपके एग्जाम में, विच इज आरटीपीसीआर। So RT-PCR is completely based on the technique which is reverse transcription and then polymerase chain reaction, in which reverse transcription obtain the sample, and through the reverse transcription we obtain the DNA molecule, clear, with the help of RNA molecule. ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग तो होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या हो गया? उल्टा हो गया इसका। आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। तो ये जो टेक्निक है वो दिखाई छोटी दे रही है आपको, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बट यू कैन इंक्रीज। क्लियर? तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको बढ़ा के लिख सकते हैं और आरटीपीसीआर इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट वी टेक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो एक तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ले ली हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, एंड सेकंड टेक्निक व्हिच इज यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर? नाउ इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी we take the single strand DNA or RNA. Clear? The single strand DNA and RNA also used for the recombinant DNA technology in molecular diagnosis. So in single strand DNA and RNA tagged with the radioactive molecule is called probe. अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को या इस आरएनए को हमें एक प्रोब बनाना है। क्लियर? और जब भी हम इसको प्रोब बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिव की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है? अब रेडियो एक्टिव जो होगा जनरली वही केमिकल होंगे, उन्हीं एलिमेंट से बना होगा जो एलिमेंट जनरली डीएनए या आरएनए के कंपोजिशन में होंगे। तो डीएनए और आरएनए के कंपोजिशन में मेनली क्या है? फॉस्फोरस है, सेकंड क्या है? नाइट्रोजन है। दो मेन कंपोनेंट, कार्बन भी है। तो मेन कंपोनेंट क्या है? फॉस्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। तो हमें इन दोनों के रेडियो एक्टिव जो है, या दोनों में किसी एक का रेडियो एक्टिव यूज में लेना है। और रेडियो एक्टिव जब हम यूज में लेंगे, तो जो रेडियो एक्टिव हमने लिया है, ये रेडियो एक्टिव हम उस कल्चर मीडिया में प्रोवाइड करेंगे जहां पे रेप्लिकेशन होगा। ठीक है? और रेप्लिकेशन होगा तो ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जो हमने प्रिपेयर किया है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड डीएनए फॉर्मेशन के टाइम इस डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो प्रोब फॉर्मेशन की टेक्निक आपको ध्यान में रखनी है। प्रोब फॉर्मेशन की टेक्निक क्या होगी? सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम नाइट्रोजन जैसे हैं, इसमें नाइट्रोजन स्पेस में नाइट्रोजन बेसिस में जो है वो नाइट्रोजन है, तो हम या तो नाइट्रोजन N14 को जनरली यूज में ले सकते हैं एज ए रेडियो एक्टिव, या फॉस्फोरस को एज ए रेडियो एक्टिव यूज में ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में जब हम रेडियो एक्टिव लेंगे
तो इस रेडियो एक्टिव को हमारा टारगेट होगा कि फॉस्फेट है अगर तो PO4 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप में एंटर करवाना है, और N है तो नाइट्रोजनी बेसिस में इसको एंटर करवाना है। जब एंटर करवा दिया तो ये नाइट्रोजनी बेसिस या फॉस्फेट दो में कोई भी हम एक को अवेलेबल करवा देंगे, किसमें, जब डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए फॉर्मेशन चल रहा होगा इन कल्चर मीडिया। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए फॉर्मेशन डीएनए को रिक्वायरमेंट होगी न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेट है कि ये डीएनए इस रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बेसिस या जो फॉस्फेट है रेडियो एक्टिव उसको लेगा, और जब ये लेगा तो डेफिनेट है कि ये रेडियो एक्टिव डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। अब डीएनए के पास में ये रेडियो एक्टिव एन पहुंच चुका है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पहुंच चुका है, तो ये बन गया रेडियो एक्टिव डीएनए। In this method, the probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in the clone cell, और क्लोन सेल के साथ में इस प्रोब जो हमने बनाया इसको हाइब्रिड होने के लिए अलाउ करेंगे। तो प्रोब के पास में क्या है, रेडियो एक्टिव N और P है, और जब हाइब्रिड होगा तो डेफिनेट है कि क्लोन सेल के डीएनए में भी ये हाइब्रिड जो है, या हम बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब जब रेडियो एक्टिव इंसर्ट हो जाएगा तो ऑटो रेडियोग्राफी जो टेक्निक होगी, इस ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक में डिटेक्ट होगी द सेल विच म्यूटेंट जीन विल नॉट ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफी, और म्यूटेंट जीन जो होंगे वो फोटोग्राफी में ऑब्जर्व नहीं होंगे, क्योंकि प्रोब नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेंट जीन। तो प्रोब जो हमने लिया है वो म्यूटेंट जीन के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो उस होस्ट जीन में या उस पेशेंट के जीन जो हमने है उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर, यानी कि हमने पेशेंट को जो हमने ये दिया है ये प्रोब, तो उसका पेशेंट का जो डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा। क्लियर, लेकिन जो म्यूटेंट जीन होगा, ठीक है, इस म्यूटेंट जीन में कोई चेंज नहीं होगा, ये रेडियो एक्टिव नहीं ले पाएगा, तो ये क्लियरली ऑटो रेडियोग्राफी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, और ये क्लियरली डिटेक्ट हो जाएगा कि इसमें कौन सा डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है। सो इन दिस टेक्निक वी यूज द वर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये टेक्निक हम मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस यानी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमें करना है, यानी हमें डीएनए लेवल पे डायग्नोसिस करना है, यानी कि एकदम रूट कॉज तक हमें पहुंचना है डिजीज की, तो हम ये पीसीआर और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज में ले रहे हैं। पीसीआर में हमें सैंपल लेना है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वर्ड यूज में लेना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम ले रहे हैं डायग्नोसिस के लिए, तो वहां पे हमें प्रॉब प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी में, और प्रॉब जो होगा वो किससे प्रिपेयर होगा, रेडियो एक्टिव से प्रिपेयर होगा। ठीक है, और रेडियो एक्टिव से प्रिपेयर होगी उसको क्लोन सेल में इंसर्ट करवाएंगे, ऑटो रेडियोग्राफी होगी जिसमें रेडिएशन रिलीज होगी, और ये रेडिएशन क्या होगी, इस रेडियो एक्टिव को इलोबरेट कर देगी। तो रेडियो एक्टिव जो होगा शाइनी शो होगा, तो रेडियो एक्टिव तो शाइनी शो हो जाएगा, लेकिन म्यूटेंट शाइनी शो नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेंट के पास में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो हम इसको बाइफरकेट कर लेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये जो म्यूटेंट है जो शो नहीं हो रहा है। सो दिस टेक्निक इज इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्लियर, अब आता है नंबर 3 विच इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये एलिजा टेस्ट के बारे में, किसके लिए यूज में लेते हैं, टेक्निक किस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की थर्ड टेक्निक है। अब इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की थर्ड टेक्निक में सबसे पहले 1 मार्क में एलिजा जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एलिजा वर्ड रेफर टू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो यहाँ पे एलिजा का ये शॉर्ट नेम है एलिजा, एलिसा जो है, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सेकंड ये पूछा जाता है कि किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो ये एचआईवी वायरस के डिटेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, डिटेक्ट द एचआईवी जो वायरस है इसके डिटेक्शन के लिए यूज में लेता है सबसे ज्यादा। एंटीजन जो होंगे इसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज में ले जाते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर ये जो प्रेजेंट टाइम में यूज में आ रहा है, एक तो एचआईवी वायरस के लिए यूज में आ रहा है, और नंबर 2 पे जो है ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो है इसके डायग्नोसिस के लिए, डिटेक्शन के लिए भी यूज में आ रहा है। तो 2 जगह पे ये यूज में आ रहा है एलिजा टेक्निक, नंबर 1 एचआईवी डिटेक्शन, नंबर 2 हेपेटाइटिस ए वायरस के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, अब एंटीजन कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारे एंटीजन हो सकते हैं। और ये एंटीजन क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को एक्टिव करेंगे। एंटीजन कोई भी होता है वो क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, एंड दिस फॉरेन और एक्टिवेटेड पार्टिकल एक्टिवेट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। व्हेन द एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो इनके बीच में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ये होते हैं, आर डिटेक्ट और द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैथोजन आर डिटेक्ट। तो इन दोनों को हमें डिटेक्ट किया जाता है। तो इस पूरे डिटेक्शन टेक्निक के अंदर हम जनरली जो सबसे पहले हमने एंटीजन जैसे है वो यूज में ले लिया, प्रोटीन, ठीक है। तो इस प्रोटीन जो हमने एंटीजन के फॉर्म में यूज में लिया है डिटेक्शन के ड्यूरेशन में, इस प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट कैसी एंटीबॉडी वो बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये एंटीबॉडी कौन सी बन रही है और इनके बीच में रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। और यही डायग्नोसिस का मेन बेस होगा, प्रिंसिपल होगा। तो हमें एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, दूसरा प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, और प्रिंसिपल के बाद में हमें ध्यान रखना है कि एंटीजन कौन सा यूज में लेते हैं और एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो है वो पैथोजन जो है डिटेक्ट किया जाता है। सो इट इज इन अबाउट द एलिजा टेक्निक, ठीक है। अगेन रिपीट, एलिजा वर्ड रेफर टू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। दो जगह यूज आती है, एक तो आपके HIV में, दूसरी यूज आ रही है किसमें, हेपेटाइटिस वायरस में। तो HIV आ गई यहाँ पे, और हेपेटाइटिस जो है HEP, इसको लिख सकते हैं हेपेटाइटिस वायरस को, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस ए जो है इसके डिटेक्शन में काम आती है। तो जहां कहीं भी एंटीबॉडी एंटीजन बेस्ड डिटेक्शन आता है वहां एलिजा टेस्ट का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। सो इट इज अ टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एलिजा टेस्ट। अब है यहाँ पे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, नंबर 4 टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर की बात में क्या है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे स्टेम सेल का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल का मीनिंग क्या है, कि क्या वर्क करती है स्टेम सेल। तो जैसे नाम से लिखा हुआ है कि ये स्टेम सेल है, किसी भी एम्ब्रियो की, किसी इंडिविजुअल की ये सेल जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होती है। और जब कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल है अपनी एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है, तो वहां पे यूट्रस में ये सेल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो होती है डेवलपमेंट में, उस ड्यूरेशन में काफी अमाउंट में होती है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गन। और ये सेल किसी भी टाइप के ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी कि ये ऑर्गन बना सकती है। और इन्हीं स्टेम सेल को बेस रख के डेवलपमेंट जब होता है किसी एनिमल का, तो डेवलपमेंट प्रोसेस में यही स्टेम सेल जितने भी डिफरेंट ऑर्गन है वो बनाती है, और उस टर्म को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस को इनिशिएट करना, ऑर्गेनोजेनेसिस को कंट्रोल करना, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ये वर्क स्टेम सेल का होता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी में जो हमने पढ़ा था यूनिट 1 के अंदर, टर्म 1 में जो आया था यूनिट 1, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें उस डेवलपमेंट में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट के अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज क्लीवेज के बाद में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, गैस्ट्रुला, मोरुला, ये जितने स्टेजेस आते हैं डेवलपमेंट के, ये स्टेजेस आते हैं। तो उसी स्टेज में एक स्टेज आती है विच इज ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस जब होता है तो उस पर्टिकुलर पूरे जो बॉल शेप स्ट्रक्चर बनती है, तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती है विच आर कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल, क्योंकि इस सेल का कोई फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं है। ये सेल किसी भी टाइप का ऑर्गन फॉर्मेशन कर सकती है, इनकी कैपेसिटी होती है, इट इज कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल। तो जो इनकी टोटीपोटेंसी होती है वो क्या होती है कि किसी भी टाइप का ऑर्गन बना सकती है, इसको बोलते हैं स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल क्या करती है, जैसे ही मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट और ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है, तो अपनी अपनी डिफरेंशिएशन स्टेज में जाना स्टार्ट करती है। कोई ब्रेन बना रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहा है, तो इसी बेसिस में सबसे पहले क्या बना देगी, ये 3 लेयर बना देगी, एपी, मीजो, एंडोडर्मिस। और जब ये तीनों लेयर बना देगी तो तीनों लेयर को अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कुछ ऑर्गन एपिडर्मिस बना रहे हैं, कुछ ऑर्गन मीजोडर्मिस बना रहे हैं, कुछ ऑर्गन एंडोडर्मिस बना रहे हैं। तो ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है स्टेम सेल्स करेगी। और कुछ स्टेम सेल बैकअप के लिए पहले से उस यूट्रस में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ी रहेगी। तो दीज ऑल आर कॉल्ड स्टेम सेल।
अब ये स्टेम सेल क्या कर रही है कि हमने इसमें क्यों इसको यूज में लिया थेरेपी में, तो स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल एंड दीज सेल डिफरेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल, और ये स्पेशलाइज सेल में डिफरेंस हो सकती है। मतलब अगर कोई भी एक स्टेम सेल ली है और उसको स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करना है, जैसे कोई ऑर्गन बना है, तो उसमें ये डिफरेंशिएट हो सकती है एंड कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस द मोर स्टेम सेल, और बहुत ज्यादा स्टेम सेल बना सकती है। ये जनरली कहाँ मिलती है? बिल्कुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। स्टेम सेल डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में मिलेगी। एडल्ट स्टेम सेल आर यूज्ड इन द मेडिकल थेरेपी, फॉर एग्जांपल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जनरली यूज में लेते हैं। अब स्टेम सेल का जब हमने यूज में ली, तो यहाँ पे बोन मैरो जो है वो फॉर्मेशन कर दिया उसके अकॉर्डिंग, और फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। स्टेम सेल कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम द अम्बिकल कॉर्ड ब्लड जस्ट आफ्टर द बर्थ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर दिया था मैंने कि हम स्टेम सेल अम्बिकल कॉर्ड जो है वहां से जो है वो यूज में लेते हैं, और ये यूट्रस में जनरली प्रेजेंट होगी। किस लिए? जिससे कि ऑर्गन जो बन रहे होते हैं उस ऑर्गन के बैकअप के लिए, कोई ऑर्गन का डेवलपमेंट लेस डेवलपमेंट हुआ है या ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, तो वो सारा काम स्टेम सेल करेगी। और ऑब्टेन क्या कर सकते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बर्थ हो रहा होता है तो उसमें अम्बिकल कॉर्ड जो है, इस अम्बिकल कॉर्ड ब्लड जो है इसमें स्टेम सेल ऑब्टेन की जाती है। स्टेम सेल ऑब्टेन करके इस स्टेम सेल को स्टोर कर दिया जाता है, और फ्यूचर में जब भी इसी स्टेम सेल से रिलेटेड जो भी ह्यूमन बीइंग है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस ह्यूमन बीइंग के वो प्रॉब्लम करेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में काफी जो है ह्यूमन बीइंग इस स्टेम सेल को स्टेम सेल बैंक के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, फ्यूचर में कोई भी उनके चाइल्ड को प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम का करेक्शन किया जा सके। तो प्रेजेंट टाइम में स्टेम सेल जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पॉपुलर। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कैसे जो है वो यूज में लेते हैं मेडिकल फील्ड में। स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल क्या कर सकती है, वो भी ध्यान में रखना है आपको। स्टेम सेल कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टेम सेल ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है वो भी ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस बताता हूँ, स्टेम सेल जो जनरली अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होती है, ये जनरली डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में यूट्रस में प्रेजेंट होगी। ठीक है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उससे पहले, जब तक एम्ब्रियो का ऑर्गनोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उससे पहले जो अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप होता है वो क्या है? स्टेम सेल है। तो ये ह्यूमन फीमेल यूट्रस में प्रेजेंट होगी, नंबर 1। सेकेंड, इसकी कैपेसिटी क्या है? ये टोटीपोटेंसी है, यानी कि किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकती है। उस पर्टिकुलर जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसके, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकती है ये, या किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। थर्ड, ये मिलती कहाँ पे? ये बता दिया मैंने आपको, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फीमेल यूट्रस में अम्बिकल कॉर्ड और ब्लड के साथ में जो है वो मिलती है। ऑब्टेन भी हम यहीं से करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन के टाइम में जब चाइल्ड बर्थ हो रहा था उस समय अम्बिकल कॉर्ड और उसके ब्लड के साथ में इसको हम आइसोलेट करके रख सकते हैं। तो आइसोलेट करके स्टोर करके कुछ जो मदर है वो स्टोर करवा देते हैं स्टेम सेल बैंक में। फ्यूचर में इनके चाइल्ड को कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑर्गन रिलेटेड या कुछ भी, तो ये स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू उसको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो इट इज अबाउट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। अब स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बाद में हम लेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसजेनिक यानी जीन को ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी है ये। जीन को ट्रांसफर करके हम जो है वो न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड एनिमल या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, द टेक्निक इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक टेक्निक। So DNA is manipulated and to process and express an extra foreign gene are known as the transgenic animals. तो डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया हमने, मैनिपुलेट करके उसमें इंसर्ट करवा दिया एट जाइगोटिक लेवल एंड वी कैन एक्सप्रेस द न्यू फॉर्म और न्यू टाइप ऑफ जीन। ठीक है, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल में आ जाता है। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ा था, अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल है। इन ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से हम एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक रेट है, ट्रांसजेनिक रैबिट है, पिग है, शिप है, काऊ है, ये सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जीन जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे काऊ में मिल्क प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन साथ साथ में मिल्क में प्रोटीन लेवल को इंक्रीज करने वाला जीन भी इंसर्ट करवा के ये ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट विच स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो ट्रांसजेनिक में क्या क्या हम करेंगे कि जो हम में ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है उसमें पहले उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट जो है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो यूजफुल टू स्टडी द जीन रेगुलेशन, देयर इफेक्ट, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्स ग्रोथ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सारे हम स्टडी करेंगे जब भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर्मेशन करनी है। अब उसके डिजीज के बारे में स्टडी में आ जाएगा कि उसके डिजीज, उसके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी में हम यूज में ले सकते हैं इनको। जैसे रैबिट है, पिग है, तो कोई भी डिजीज की जो जैसे एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कोरोना वैक्सीन का जो एक्सपेरिमेंट करना है तो डायरेक्ट तो ह्यूमन बीइंग पे हुआ नहीं है, तो पहले रैबिट पे, रेट पे, पिग, शिप, इन पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, फिर ये ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो ये स्टडी के लिए, डिजीज की स्टडी के लिए जनरली ट्रांसजेनिक एनिमल यूज में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी टेक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑप्टेन करने के लिए हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो जो है यहां तक हम आज कर रहे हैं स्टडी ऑफ डिजीज। क्लियर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल टेस्टिंग और एथिकल यूज, बायोपायरेसी, ये सारे टॉपिक हम कर लेंगे और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा सैटरडे। ठीक है। कल आपका टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्लियर। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्लियर। ऑनलाइन टेस्ट में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको अपने जो वीडियो है वो ऑन रखना पड़ेगा। क्लियर।